हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जय एंड वेलकम टू माय चैनल कैरियर पावर। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लास्ट पार्ट के बारे में, यानी कि वायरसेस के बारे में, लाइकेंस के बारे में। तो उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट टाइम अपने क्या पढ़ा था? किंगडम फंगी पढ़ा था, उससे पहले प्रोटिस्टा, उससे पहले मोनेरा, और उससे भी पहले मैंने एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन दिया था। तो इस तरह से 4 पार्ट अपने हो चुके हैं, ये लास्ट पार्ट है। ठीक, इसमें कुछ कुछ बात हम लोग बस इंट्रो बात करेंगे किंगडम प्लांटी और किंगडम एलिवेलिया के बारे में। इसके बाद फिर अगले चैप्टर में प्लांटी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एलिवेलिया को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आफ्टर प्लांटी एंड एनिमेलिया हम लोग का यूनिट 1 बायो का 11th के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिफ्थ पार्ट हम लोग का, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले प्लांटी का, एनिमेलिया का, उसके बाद वायरसेस और विरियोइड के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर लाइकेन को पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो बात यहाँ पे ये है कि विटिकर साहब के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग 5 किंगडम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है मोनेरा। ठीक, उसके बाद प्रोटिस्टा आता है, उसके बाद फंगी आता है, एंड देन फंगी के बाद प्लांटी आता है और एनिमेलिया आता है। तो 5 यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि लिविंग बिहेव करते हैं। कैसे बिहेव करते हैं? लिविंग बिहेव करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म ना चाहते हुए भी हम लोग को कंसीडर करना पड़ता है, और वहां पे बात आता है इसका। तो वायरसेस जो होते हैं वो लिविंग सेल में, जब वो लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो लिविंग जैसा बिहेव करते हैं, और जब वो नॉन लिविंग से मतलब बाहर, लिविंग सेल के बाहर प्रेजेंट रहते हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं, तो वो नॉन लिविंग बिहेव करते हैं। जैसे कि आपका जो टेबल है, फोन है, वो वैसा बिहेव करेंगे, कुछ भी नहीं। तो इनके पास दोनों प्रॉपर्टी होता है, लिविंग प्रॉपर्टी भी होता है, नॉन लिविंग प्रॉपर्टी भी होता है। इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो इसको इसीलिए कहीं पे भी जगह नहीं मिला, वेटिकर साहब के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस को जगह नहीं मिला था। अब लाइकेन को भी जगह नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इसमें एक्चुअली 2 पार्ट होता है, एक एल्गी वाला पार्ट होता है, एक फंगी वाला पार्ट होता है। दोनों मिलके कोलैबोरेशन में रहते हैं, यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। तो इसको एग्जैक्टली फंगी वाले पार्ट किंगडम में रखा जाए या एल्गी वाले किंगडम में रखा जाए, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया था। ठीक, तो इसीलिए इनको भी जगह नहीं मिला। तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, और प्लांटी और एनिमेलिया को बस हम लोग इंट्रो उसका देखेंगे। उसके बाद फिर इसको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में हम लोग को आगे वाले चैप्टर में पढ़ना है। चीजों को शुरू करते हैं। चलिए, कुछ भी शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे पहले वीडियोस को नहीं देखा है क्लास 11th के लिए, तो प्लेलिस्ट तैयार है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग वहां जाके इसको देख सकते हैं। और अगर कोई भी आपके साथी, कोई भी आपके फ्रेंड अगर कॉमर्स स्ट्रीम से है, तो इको का क्लास चल रहा है 11th के लिए भी और 12th के लिए भी, दोनों माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों चल रहा है। नेहा मैम उसको ले रही हैं क्लास उसका। ठीक, और रेगुलर वीडियोस अपडेट हो रहे हैं प्रॉपर नोट्स के साथ, पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक, और अगर आपको मेरे बायो के अगर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उसे टेलीग्राम पे ही शेयर कर दूंगा, जिसका टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो तो मैंने बता ही दिया। किंगडम प्लांटी के बारे में शुरू करते हैं। अब प्लांटी में कैसे प्लांट्स आने लगे, थोड़े से हायर और कॉम्प्लेक्स प्लांट आने लगे। अब फोटोसिंथेसिस का बात हम लोग कहाँ किए थे? याद कीजिए, मोनेरा में किए थे। मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा में थोड़ा सा किए थे, यूग्लिनॉइड में। ठीक, और उसके बाद फिर हम लोग अब फोटोसिंथेसिस का बात करने वाले, क्योंकि अपना जो फंगी है उसमें तो क्लोरोफिल होता ही नहीं है। ठीक, प्लांट है वो भी नॉन ग्रीन प्लांट है, हम लोग बच्चे में करते थे उसको नॉन ग्रीन प्लांट। ठीक, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। एक क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म कहते हैं हम लोग प्लांटी को, सॉरी फंगी को। ठीक, तो प्लांटी में जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे सारे के सारे क्लोरोफिल के साथ आएंगे, सब फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक, और इनमें कोई भी बहुत रेयर केस में इनमें आपको मेजर फॉर्म में केमो ऑटोट्रॉपिक नेचर दिखेगा, नहीं तो बाकी मेजर फॉर्म अगर आप बात कीजिएगा, मेजर फॉर्म में मेजोरिटी ना फोटोट्रॉपिक होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस ही सब करते हैं। केमोसिंथेसिस बहुत कम देखने के लिए मिलता है, वो भी डिपेंडिंग अपॉन देयर ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक, तो
किंगडम प्लांटी में जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, सबसे पहला बात वो यूकैरियोटिक होंगे। मोनेरा किंगडम को छोड़ के बाकी चारों किंगडम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोटिक सेल वाले हैं। बार बार मैं ये बता रहा हूँ, यूकैरियोटिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, प्रोकैरियोटिक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये डिफाइन करता है कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक ना। अगर आपको आता है प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, तो आप किसी भी किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लिख सकते हैं पॉइंट वाइज। ठीक, हमेशा लिखिएगा तो पॉइंट वाइज लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक को, रामायण लिख के ना आइएगा। रामायण अगर लिख दिए तो उसमें मार्क भी उसी अकॉर्डिंग मिलेगा, 5 की जगह पे 2 या 3। ठीक, अगर पॉइंट वाइज लिखे तो बहुत अच्छा चांस है कि 5 में 5 मिलेगा। तो क्या होता है यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक कहने का मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन, सॉरी, सेल जो है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डेवलप्ड होगा, प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस डेवलप्ड होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। यानी कि उनके जेनेटिक मटेरियल जो होंगे या तो किसी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल में रहेंगे या न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे। ठीक ना, बहुत अब समझ में आ रहा है। और फिर राइबोसोम के बारे में मैंने बताया था कि वो कैसे प्रेजेंट रहेंगे, कौन से टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट रहेंगे। 80S राइबोसोम प्रेजेंट रहेंगे, जहां पे एस क्या होता है, सेडवर्ग कांस्टेंट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। इस बारे में मैंने बताया था आपको, ठीक ना, याद कीजिए आप लोग, जब मोनेरा शुरू ही कर रहा था तो तभी बताया था मैंने, ठीक ना। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म प्लांटी में प्रेजेंट रहेंगे वो क्लोरोफिल बियर करते हैं, यानी कि क्लोरोफिल होता है उनमें, क्लोरोप्लास्ट होता है, दे हैव द प्रॉपर्टी कि वो लोग फोटोसिंथेसिस कर पाए, ठीक ना, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। लाइफ साइकिल जो होता है वो डिवाइडेड होता है डिप्लॉइड, सेप्रोफाइटिक और हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक। अब देखिए सेप्रोफाइटिक अगर होगा ठीक लाइफ साइकिल तो डिप्लॉइड होगा ही। और जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट मतलब मोटा मोटी अभी ये समझिए, गैमेट जो होता है वो होता है जैसे कि आपका स्पर्म और ओवम, वो गैमेट्स है, ठीक ना। 2 टाइप का गैमेट होता है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। ठीक, तो गैमेट हमेशा हैप्लॉइड नेचर का होता है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में बताया था, जहां पे एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, यानी कि क्रोमोसोम पेयर में नहीं होगा, तो उसको क्या कहते हैं, हैप्लॉइड। जहां पे 2n क्रोमोसोम होगा, यानी कि पेयर में क्रोमोसोम होगा, जहां से आप इजीली पेयर निकाल सकते हो, वो कैसा होगा, वो डिप्लॉइड होगा। जैसे कि हम लोग में कितना पेयर, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स है और 46 क्रोमोसोम है। 46 का आप पेयर निकाल सकते हो ना, 23 पेयर होता है। तो हम लोग में कैसा है, डिप्लॉइड है। लेकिन हम लोग के स्पर्म सेल में क्रोमोसोम होता है, 23 होता है, उसका पेयरिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। 23 को क्या बोलिएगा, 11.5, 11.5 क्या होता है, आधा सेल नहीं ना। तो वही होता है कि जिसपे आ, हम लोग क्रोमोसोम का पेयर कर सकते हैं, बाई 2 कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, वो सारा सारा क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। और जिसमें आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते वो हैप्लॉइड होता है। ठीक, तो डिप्लॉइड सेल का ही जब मियोसिस होता है तभी हैप्लॉइड सेल बनता है। ये भी याद रखिएगा, हम लोग सेल साइकिल में इसको बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद फिर अल्टरनेट होता है, जो कि जब भी हम लोग प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव फेज आता है तब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फिर गैमेट फ्यूज करता है और नया सीड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो वो अल्टरनेट होता है एक दूसरे के, ठीक ना। वेजिटेटिव फेज के बाद रिप्रोडक्टिव फेज आता है, सीड का फॉर्मेशन होता है, उसका फिर एक लाइफ साइकिल चलता है, फिर उसका वेजिटेटिव फेज होता है, सीड जो बना उसका वेजिटेटिव फेज होता है, फिर उसका रिप्रोडक्टिव फेज आता है। अल्टरनेट है ये। ठीक, किंगडम प्लांटी में क्या क्या इंक्लूड होता है, एल्गी इंक्लूड होता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। उसके बाद फिर टेरिडोफाइटा में 2 पार्ट होगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में हम लोग मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन प्लांट्स पढ़ेंगे। क्या होता है एल्गी, क्या होता है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, सबके बारे में देखेंगे। थैलस के बारे में मैंने बताया था, डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, यानी किसी प्लांट को देख के आप ये बता सकें कि इसका ब्रांच ये है, इसका लीव्स ये है, इसका रूट ये है, इसका शूट ये है। तो उसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स को आप देख के डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ ये फलनवा चीज है, ये छिलनवा चीज है, ठीक ना। ये प्लांट्स का रूट वाला पार्ट है, ये शूट वाला पार्ट है, आप देख के बता सके, तो वैसे पार्ट को हम लोग कहते हैं कि वो वेल डिफरेंशिएटेड है। अब जिसके पास वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट नहीं होगा, जैसे कि मान लीजिए क्लेमाइडोमोनस है, ठीक, इसमें क्लेमाइडोमोनस सिंगल सेलुलर होता है, उसको आप देख के नहीं बता सकते हैं कि उसमें लिव्स कहाँ है, ट्री कहाँ है। अरे एक ही तो सेल है, एक सेल ना क्या बनाइएगा क्या।
तो वैसे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उसमें थैलस प्रेजेंट होता है, यानी कि उसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं होते हैं, तो उनको हम लोग एल्गी में रखते हैं, जिसको थैलोपाइट फाइटा भी कहते हैं, ठीक ना। फिर ब्रायोफाइटा एम्फीबियन क्यों कहते हैं, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। फिर टेरिडोफाइटा, जिसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक। टेरिडोफाइटा का दो पार्ट्स होता है, एक जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म क्या होता है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म यानी कि नेकेड सीड प्रेजेंट रहता है, यानी कि सीड जो है किसी भी सीड कोट के अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगा, नेकेड रहेगा एनवायरमेंट में। एंजियोस्पर्म यानी कि सीड जो है कवर्ड रहेगा। एंजियोस्पर्म का दो पार्ट है, एक मोनोकोटिलीडन और एक डाइकोटिलीडन। सीड का पार्ट होता है कोटिलीडन, जिसमें दो कोटिलीडन्स होता है, जैसे कि चना, उसको डाइकोटिलीडन्स कहते हैं। और मोनोकोटिलीडन जैसे कि आप मान लीजिए लीची, लीची जो है, लीची का जो सीड होता है वो एक ही होता है, दो कोटिलीडन्स नहीं होते हैं, तो वो मोनोकोटिलीडन्स में आते हैं। सबके बारे में हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। बस इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होगा वो किंगडम प्लांट ही होगा, ठीक ना। अभी तो बस सेकेंड चैप्टर के अकॉर्डिंग आपने इंट्रोडक्शन दिया हुआ था। बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया के बारे में। ये लोग जो होते हैं हेटरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। अब एक ही ऐसा एनिमल हम लोग देखें, युगलिना, ठीक, उसको हम लोग कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। युगलिना को याद रखिएगा, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वही एक एनिमल टाइप का एक हम लोग को दिखा जो कि फोटो सिंथेसिस कर सकता था, क्योंकि उसमें फोटो रिसेप्टर्स था, याद कीजिए, ठीक ना। फोटो रिसेप्टर्स था उसमें अच्छे से। तो फोटोसिंथेसिस वो कर सकता था, उसमें सेल वॉल नहीं होता था, लेकिन वो एनिमल जैसा भी कैरेक्टरिस्टिक का था और प्लांट जैसा भी था। वो पैरासिटिक नेचर भी शो करता था जब लाइट प्रेजेंट नहीं होता था, याद कीजिए, सब कुछ बताया हुआ है, ठीक। तो वहां पे वो अलग बात था। लेकिन अब जो एलिमेंट्स आए दुनिया में, सारे के सारे हेट्रोट्रॉपिक होंगे, सब कंज्यूमर्स, ठीक ना। कोई भी फोटोसिंथेसिस करने के योग्य नहीं होगा, ठीक ना। सब या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड रहेंगे, ठीक ना। ग्रीन प्लांट्स हो या फिर फंगी, कंज्यूमेबल या एडेबल फंगी पे डिपेंड रहेंगे। ये भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, यानी कि इनका भी सेल यूकैरियोटिक होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहेंगे। राइबोसोम 80s का प्रेजेंट रहेगा। राइबोसोम का काम क्या होता है, याद कीजिए, क्या बताए थे। हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, ठीक ना। जनरली प्रेजेंट रहता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ये राइबोसोम। ये सब कुछ साइटोलॉजी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं एलिमेलिया में, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, और सेल वॉल इसमें नहीं होता है। प्लांट्स में तब जो जितना भी ऑर्गेनिज्म होगा प्लांटी में, तो उसमें सब में सेल वॉल होगा। सेल वॉल मोस्ट ऑफ में सेल्यूलोज से बना हुआ होगा। सेल्यूलोज मतलब कॉम्प्लेक्स शुगर, ठीक ना। कॉम्प्लेक्स शुगर, अभी इतना मान के चलिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो। इसके बाद फिर इसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब होलोजोइक बहुत बार सुन रहे हैं, अगर आप लोग को इसका मतलब पता होगा, क्योंकि बचपन में पढ़े थे इसका मतलब, ठीक ना। फिर भी अगर नहीं पता होगा जिन लोगों को, उनके लिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि एक दो जगह से मुझे आया है सुनने, सर होलोजोइक आप बोल के निकल गए, क्या होता है इसका मतलब। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहने का मतलब ये है कि जब ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड को इंजेस्ट करे। देखिए, जब भी ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमंस में, जब भी ह्यूमंस की बात करते हैं एज एग्जांपल, आप लोग को याद होगा कि इसमें प्रोसेस होता था इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन, याद याद कीजिए, ठीक। इजेशन जिसको कहते थे, ठीक ना। तो इसमें जो पहला पार्ट था इंजेशन, यानी कि टेकिंग इन ऑफ फूड इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक ना। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लोग जब फूड को खाते हैं, इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो युगलिना, याद कीजिए, युगलिना जब पैरासिटिक मोड में रहता है, यानी कि जब उसमें लाइट लाइट के अब्सेंस में होता है, ठीक ना, तो वो क्या करता है, अलोंग विथ वाटर फूड को भी अंदर ले लेता है, ठीक ना। तो रेगुलेशन वहां पे कौन करता है, अब बहुत सारा एक्सेस वाटर भी आ गया यूग्लिना में, तो ऑस्मो रेगुलेशन कहां से हुआ। ऑस्मो रेगुलेशन हुआ वहां पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से, याद कीजिए, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। लेकिन जो फूड आया वो तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, तो वो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन किया वहां पे। समझ में आ रहा है बात। तो ये होता है मोड ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके अलावा हम लोग में भी
पूरे एनिमलिया में जो रिजर्व फूड होता है वो ग्लाइकोजन या फैट्स होता है। हम लोग में भी ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन कहाँ हम लोग में स्टोर होता है? तो वो स्टोर होता है लिवर में, याद रखिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कॉपुलेशन से होता है, यानी कि इसमें फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन का प्रोसेस होता है मेल और फीमेल गैमेट में, ठीक ना। उसके बाद फिर एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, यानी कि एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। फीमेल, अब दो टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। तो वो फीमेल के बॉडी के बाहर या फिर फीमेल के बॉडी के अंदर एम्ब्रायो बनेगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा, फिर एम्ब्रायो बनेगा, उसके बाद फिर आगे वो एक नया यंग वन बनेगा। तो ये हो गया किंगडम एनिमेलिया के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो वायरस के बारे में। तो ये तो ऑब्वियस है कि वेटिकर साहब क्या किए कि वायरस को में वेटिकर साहब ने क्या किया कि वायरस, वायराइड और लाइकेन को जगह दिया। क्योंकि वायरस क्या थे, जब वो लिविंग सेल के अंदर होते थे तब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा बिहेव करते थे। जब वो लिविंग सेल के बाहर रहते थे तो वो नॉन लिविंग जैसा बिहेव करते थे। तो वो पता नहीं चला था कि एक्चुअली लिविंग है या नॉन लिविंग है। और उसमें कोई भी प्रोटोप्लाज्म जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था। प्रोटोप्लाज्म किसने पहला बार खोजा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। तो याद रखिएगा, पिरकुंजे ने खोजा था, ठीक ना। एग्जैक्टली डेट याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन 1839 के अप्रॉक्स था। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा उसको, ठीक ना। लेकिन पिरकुंजे ने खोजा था उसे। प्रोटोप्लान बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है, आगे हम लोग साइटोलॉजी में उसको डिस्कस करेंगे। तो प्रोटोप्लान जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट ना वायरसेस में नहीं था, ठीक। तो कुछ कुछ ऐसा बात था कि जिस जो इसको लिविंग बनाता था, और कुछ कुछ ऐसा बात था जो इसको नॉन लिविंग बनाता था। अब लिविंग लिविंग कैरेक्टरिस्टिक में अगर आप लोग बात करें, पहले तो नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक का बात करते हैं। वायरसेस में प्रोटो का कोई चीज नहीं, प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म जिसके बारे में प्रिकुंजी साहब बोले थे वो कुछ भी ऐसा कुछ था नहीं। अब वायरस को आप लोग ना क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, ठीक। स्टैनली आए थे, ठीक ना। स्टैनली आके टीवीएम यानी कि टोबैको मोजैक वायरस को क्रिस्टलाइन करके चले गए। तो क्रिस्टलाइन होना, क्रिस्टल के फॉर्म में आना एक नॉन लिविंग प्रॉपर्टी है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी मिल गया हम लोग को वायरस में, जो कि बताता है कि नॉन लिविंग है ये। एक और प्रॉपर्टी हो सकता है कि एज ए इंडिपेंडेंट सेल ये नहीं जी सकते, यानी कि इनको हमेशा चाहिए कि कोई ना कोई लिविंग सेल इसके आसपास हो, ठीक। एक बार इनको लिविंग सेल मिल गया, ठीक, उसके अंदर घुस जाएंगे, अपने जेनेटिक मटेरियल डाल देते हैं उसके अंदर। उसके बाद फिर उसके पूरे के पूरे मशीनरी को, मशीनरी कहने का मतलब जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है सबको कंट्रोल कर लेते हैं। अब खाना खा रहे हैं आप, पेट में जा रहा है आपके, लेकिन फर्क किसको मिल रहा है? वायरस को। तो आप इस तरह से कमजोर होते रहते हैं और वायरस ताकतवर होते रहता है। समझ रहे हैं बात? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, याद रखिएगा। इसका जो रेस्पिरेटरी कोई सिस्टम नहीं होता अपना, इसमें एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम नहीं होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम नहीं होता। कैसे होगा? इसमें तो ऑर्गेनेल्स ही नहीं होते। क्या होता है? एक बाहर में इन्वेलप होता है, अंदर में जेनेटिक मटेरियल होता है, बस। एज सिंपल एज दैट, इतना ही होता है। ना मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, ना साइटोप्लाज्म, ना प्रोटोप्लाज्म, कुछ नहीं। ना साइटोप्लाज्म होगा नहीं और सेल ऑर्गेनेल होगा नहीं, तो एनर्जी स्टोर कहाँ करेगा, ठीक। रेस्पिरेशन कहाँ से होगा, ठीक। उसके बाद फिर ये एबिलिटी टू ग्रो एंड डिवीजन। अब बात यहाँ पे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये ग्रो और डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड ये नहीं कर सकते, यानी कि खुद से अपना मास नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन नंबर बढ़ा, याद रखिएगा, ठीक। अपना मास हमेशा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसका मास बढ़ता है, ठीक ना। अपने लाइफ फेज में जब वो बढ़ता है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, जब वो अपने इनिशियल मतलब जस्ट बर्थ ही हुआ है उसका, तो उसका मास कम होगा और धीरे 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 बढ़ेगा। लेकिन इसका ना मास बढ़ता है ना कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक। तो इसमें ग्रोथ नहीं होता, लेकिन इसमें इसमें डिवीजन होता है। किसका? नंबर का डिवीजन होता है। बहुत रैपिडली रेप्लिकेट करता है अपने आप को, ठीक। बहुत रैपिडली रेप्लिकेट करता है। और जनरली ये जनरली ऐसे जैसे कि फंगी वेट करता है वार्म और ह्यूमिड कंडीशन का, तो ये वार्म और ह्यूमिड कंडीशन से इसको फर्क नहीं पड़ता। इसको बस न्यूट्रिशन मिल गया और उसके बाद तो भाई साहब इसको एनर्जी मिलना चाहिए, बस। उसके बाद तो ये पूरा का पूरा
जानलेवा होता है ये, इसका कहीं भी इसका कोई भी यूज नहीं है। अब बैक्टीरियोफेज वायरस को हम लोग जबरदस्ती यूजफुल बोल देते हैं, ठीक। वो भी क्या करता है कि बैक्टीरियोफेज यानी बैक्टीरिया को खाता है, ठीक, बैक्टीरिया के सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। वही बैक्टीरियोफेज वायरस वाला पानी अगर आप बहुत दिन तक पीजिएगा, ठीक, तो आपके शरीर के अंदर जो गुड बैक्टीरिया है उसको भी वो खाने का काम कर लेगा, फिर आपके लिए भी दिक्कत हो सकता है। तो ये वायरस किसी के सगे नहीं होते हैं, ये एक टाइप से समझ लीजिए, जब भी जाएगा वो नुकसान ही करेगा आपके बॉडी में, ठीक। ये बात तो हो गया। अब इसका कुछ भी जो है वायरसेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल घातक नहीं है, इसका कोई भी बॉडी पार्ट, ठीक ना, कोई भी सेल का पार्ट वो इन्फेक्शियस होता है, ठीक, इतना आप मान के चलिए। इसके बाद बात करते हैं इसके कुछ लिविंग नेचर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जो होता है ये ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल से बना हुआ रहता है, पावर रहता है प्रोटीन का, जेनेटिक मटेरियल रहता है, ठीक, इसके अंदर। तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है। जितने भी लिविंग सेल होते हैं सब में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है, तो ये भी इसका एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक हो गया। नॉन लिविंग का अपना कैरेक्टरिस्टिक है वायरस का, ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं। इसके बाद फिर ये मल्टीप्लाई कर सकता है, अपने नंबर को बढ़ा सकता है, ठीक ना, ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। उसके बाद फिर हम लोग वायरसेस को मार भी सकते हैं, ठीक। वही अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह या फिर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में वायरस सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद फिर वायरसेस जो है बहुत सारा बीमारी काउज कर सकते हैं, ठीक, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और बीमारी सबका नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना, बहुत सी जगह पे ऐसे पूछ दिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काउज्ड बाय या काउज्ड बाय वायरस, ठीक ना। वायरस जो होते हैं वो सेल थ्योरी के एक्सेप्शन होते हैं, ये भी याद रखिएगा। सेल थ्योरी जो सेचुअन और स्लाइडेन दिए थे, और विचॉर साहब भी उसमें एक चीज ऐड किए थे, उन तीनों तीन जो सेल थ्योरी है, तीनों का ये क्या बोलते हैं एक्सेप्शन है, क्योंकि वो सेल थ्योरी लिविंग सेल के लिए था, ये तो सेल ही नहीं है, ये ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक ना, इसमें क्योंकि प्रोटोप्लाज्म नहीं है। तो ये सब भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वायरसेस आर ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये सेल नहीं है, सेल नहीं है तो सेल थ्योरी को ये एक्सेप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे कभी कभार ऐसे पूछ दिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो सेल थ्योरी, ठीक। या तो आपको वायरस डायरेक्ट नाम दिया जाएगा या फिर ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जाएगा, तो उसमें आप लोग देख के टिक कर दीजिएगा। इसके बाद फिर इनर्ट होता है, इनर्ट कहने का मतलब इनर्ट गैसेस पड़े हैं, इनर्ट गैसेस जो किसी से रिएक्ट नहीं करता, वैसा ही होता है ये इनर्ट, ठीक ना। जब तक इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म ना मिले किसी से कोई मतलब नहीं, पड़ा हुआ अपना क्रिस्टल के फॉर्म में, ठीक ना। इसके बाद फिर when they enter the living cell they take over the machinery of living cell and replicate themselves। जब ये बाहर है तो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है, जब तक किसी से कोई मतलब नहीं है। जैसे ही इन लिविंग सेल के अंदर गया, उसके बाद फिर क्या कर सबसे पहले तो करता है वहां पे कब्जा, पूरे सेल पे कब्जा कर लेता है। एक और चीज याद रखिएगा आप, अब क्या होता है बैक्टीरिया जो होते हैं वो इंटरसेलुलर स्पेस पे जाके सेटल होते हैं, लेकिन जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया क्या होता है इंटरसेलुलर, दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है इंटरसेलुलर स्पेस, वहां पे जाके सेटल होते हैं। लेकिन जो वायरस होते हैं इनको चाहिए होता है पूरा का पूरा सेल, ठीक ना, इनको मतलब नहीं है इंटरसेलुलर स्पेस से, इनको पूरा का पूरा सेल चाहिए। तो ये सेल के अंदर जाके पूरे के पूरे मशीनरी को कंट्रोल कर लेते हैं, और उसके बाद रेप्लिकेट करने लगते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत सारा नंबर बढ़ जाता है, सेल के अंदर बहुत ज्यादा डेंसिटी हो जाता है, तो सेल फट जाता है और ये दूसरे सेल की तरफ चले जाते हैं। उसी तरह से ये बढ़ते रहते हैं। इसके बाद फिर ये दोनों नेचर शो करते हैं, दोनों फीचर शो करते हैं, मैंने कुछ बताया भी था, नॉन लिविंग और लिविंग नेचर अभी, ठीक। उसके बाद फिर वायरस जो होते हैं वनली रिप्रोड्यूस विद इन द होस्ट सेल या लिविंग सेल, लिविंग सेल के अंदर, जिस लिविंग सेल के अंदर ये जाते हैं उसको होस्ट सेल कहते हैं। और ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ऑब्लिगेट कहने का मतलब है कि ये बिना लिविंग सेल के कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब इनको ये चाहिए, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, मांगता है, ठीक ना।
इसके बाद फिर इनर्ट वायरस जो होते हैं, जो आउटर मोस्ट इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, सेल लिविंग सेल के बाहर रहते हैं, उसको विडियोन कहते हैं। ठीक, ये भी आप याद रखिएगा। अब डिस्कवरीज के बारे में बात करते हैं। जो वायरस टर्म है वो पॉस्चर साहब ने दिया था, या हाँ लुइस पॉस्चर साहब ने दिया था 18। वहां पे वायरस का जो मतलब था ना, वो वेनम था, पॉइजन। ठीक, उसके बाद फिर आइवॉन्स्की साहब आए 1892 में। वो देखे कि ये जो अ, तंबाकू वाला पेड़ पौधा है, वहां पे कुछ मोज़ेक टाइप का माइक्रोब्स है। ठीक, माइक्रोब्स है, और सर्टेन थे कि आइवॉन्स्की साहब की ये ना लिविंग ही है, लेकिन पता नहीं चला उनको कि ये क्या है। ठीक, लेकिन वो ये टोबैको मोज़ेक डिजीज को ना थोड़ा सा पढ़ना शुरू किए। उसके बाद फिर बाइजेरिक साहब आए 1898 में। वो क्या किए, एक्सट्रैक्ट लिए, इन्फेक्टेड जो भी प्लांट थे उनका एक्सट्रैक्ट लिए। उसके बाद फिर डेमोन्स्ट्रेट किए कि हेल्दी प्लांट जो भी है, वो अगर ये इन्फेक्टेड प्लांट के संपर्क में आएंगे तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, हेल्दी प्लांट। इसीलिए इस फ्लूइड को क्या किया गया, जो एक्सट्रैक्ट निकाला गया था इन्फेक्टेड प्लांट से, उस फ्लूइड का क्या कहा गया, कॉन्टेजियस विवियम फ्लूइडम। कॉन्टेजियस मतलब इन्फेक्शियस, विवियम मतलब लिविंग, और फ्लूइडम मतलब फ्लूइड। और उसके बाद लास्ट में 1935 में स्टैनली साहब आए, और वो क्या किए, टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइन करके दिखा दिए। तब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। क्योंकि तभी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, तभी सब इसको लिविंग 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 बोल रहा था, अभी क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ गया। और क्रिस्टलाइन फॉर्म होने का मतलब क्या है, नॉन लिविंग। पूरा का पूरा बातें चेंज हो गया तभी, तभी से कॉन्ट्रडिक्शन में चले गए वायरस। अब वायरस के बारे में और देखते हैं। वायरस जो है, जेनेटिक मटेरियल उसमें होता है, ऑब्वियसली हम बताए थे अभी। तो जेनेटिक मटेरियल दोनों टाइप का हो सकता है। इसमें आरएनए भी हो सकता है, और इसमें डीएनए भी हो सकता है। ठीक, तो आरएनए कंटेंट, डीएनए कंटेंट जो वायरस होता है, वो भी दो टाइप का हो सकता है, एक डबल स्ट्रैंडेड और एक सिंगल स्ट्रैंडेड। और आरएनए भी हो सकता है, एक डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड। अब याद रखिएगा, अगर अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो डबल स्टैंडर्ड जो वायरसेस होते हैं, उसका अगर आपको नाम याद रखना होगा तो पॉक्स जिससे होता है वायरस, पॉक्स वायरस आप लिख लीजिए। हर्पीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, हर्पीज जोस्टर, एक स्किन वाला बीमारी होता है, ये कैंसर भी कॉज कर सकता है। ठीक, उसके बाद फिर सिंगल स्टैंडर्ड अगर डीएनए का बात करें तो M13 फेज, PHAG फेज, इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद फिर आरएनए का बात करें तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए में रियो वायरस का आप नाम याद कर सकते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है वो हो सकता है, एचआईवी हो सकता है, एचआईवी को हम लोग रिट्रो वायरस भी कहते हैं। ठीक ना, वो सब याद कर सकते हैं। ठीक, लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। इसके बाद वायरसेस जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, सबसे पहले तो उसको फाइटोफेजेनी कहते हैं। ठीक, वो कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड, एसएस यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं उसमें। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक, और जो वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उसको जूफेरेंजी कहते हैं। और वो कैसे होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। प्लांट वाले सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, और एनिमल्स वाले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ कॉमन डिजीज काउज करते हैं, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, एड्स, सार्स। कहा जाता है कि अपना कोरोना वायरस क्या है, यही सार्स का मॉडिफिकेशन है, देखा जाएगा। जो बैक्टीरिया पे फीड करते हैं उसको बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। ठीक, उसको हम लोग वो जो होते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। ठीक, डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट रहता है उनमें। उसके बाद फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात किया जाए, ठीक, स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ से अच्छे से देखते हैं। तो किसी किसी वायरस में ये स्पाइक प्रोटीन रहते हैं, सॉरी यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद फिर इन्वेलप, उसके अंदर इन्वेलप प्रेजेंट रहता है, इन्वेलप के अंदर ये प्रोटीन कैस्पीड होता है। ठीक, प्रोटीन कैस्पीड होता है। उसके बाद फिर प्रोटीन कैस्पीड के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहते हैं। अब ये इन्वेलप जो है वो किसी किसी वायरस में प्रेजेंट होते हैं, किसी किसी वायरस में प्रेजेंट नहीं हो सकते, ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन ये कैस्पीड होता है हर एक वायरस में।
ये कैस्पिड हालांकि एक ज्योमेट्रिकल शेप में होता है, कोई भी डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप में होता है। ये कैस्पिड छोटे छोटे यूनिट से बना होता है, जिसको हम लोग कैप्सिड होता है, जो छोटे छोटे यूनिट से बना होता है, जिसको हम लोग कैप्सोमियर कहते हैं। ठीक। अब एक और बात, यहाँ पे जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं, इनका काम है अटैचमेंट का। ये अटैच करते हैं काम, मतलब ये इसको। अब आप सोचिए कि कोरोना वायरस जो है वो हम लोग के हाथ में क्यों नहीं हो सकता, पैर में क्यों नहीं हो सकता, लंग्स में ही क्यों अटैक कर रहा है वो? क्योंकि उसका जो प्रोटीन है वो कंपेटेबल है किससे, हम लोग के लंग्स से। लंग्स का जो सेल होता है उसमें होते हैं एस रिसेप्टर्स। क्या होते हैं? एस रिसेप्टर्स। एस रिसेप्टर से कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन जो है वो कंपेटेबल है, एकदम परफेक्ट फिट बैठता है उसपे, तो जाके वहां से अटैच हो जाता है, इसलिए उसी को इन्फेक्ट करेगा। अब जिस सेल से अटैच होगा वायरस, उसी सेल में ना अपना जेनेटिक मटेरियल डाल के उसको इन्फेक्ट करेगा। समझे बात? वही बात है। तो ये टिपिकल एक व्यू हो गया क्या होता है। उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। दो फेजेस में रिप्रोडक्शन होते हैं, या तो लाइटिक होगा या लाइसोजेनिक होगा। तो सबसे पहले कौन सा देखें? लाइटिक देखते हैं, राइट साइड वाला। तो लाइटिक में क्या होता है, सबसे पहले वायरस आता है, किसी लिविंग सेल में अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद वो क्या करता है, अपने अंदर से जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है सेल के अंदर दे देता है। जेनेटिक मटेरियल आ गया सेल के अंदर, अब वो सेल के अंदर आ गया, सेल के मशीनरी को हड़प लिया। ठीक। सेल के मशीनरी को हड़प लिया, खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, खाना पीना मिल रहा है, तो वो रेप्लिकेट किया, बहुत बहुत रेप्लिकेट किया। 4 से 5 हुआ, 5 से 25 हुआ, 25 से बहुत ज्यादा हो गया। ठीक। एक टाइम पे ऐसा हुआ कि अंदर में डेंसिटी इतना बढ़ गया कि सेल क्या हुआ, वो फट गया, ब्रस्ट हो गया, और वो वायरसेस जो है वो रिलीज हो गए। अब वो दूसरे सेल पे जाएंगे, यही यही काम करेंगे। ठीक। 25 वायरसेस मान लीजिए निकले, 25 नए सेल में जाएंगे और 25 × 25 और बन जाएंगे। समझे? इसी तरह से ये अपना नंबर्स बढ़ाते हैं। किसमें? लाइटिक फेज में। अब लाइसोजेनिक फेज में क्या होता है? अब लाइसोजेनिक फेज में क्या होता है कि यहाँ पे तो ये तो कॉमन है कि जेनेटिक मटेरियल अंदर जाएगा, और जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे क्या हो जाता है कि वो मर्ज हो जाते हैं। जो कि जिस लिविंग सेल में अपना जेनेटिक मटेरियल डाल रहा है, उस लिविंग सेल का अपना भी तो जेनेटिक मटेरियल होगा, तो उस होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ वो मर्ज हो जाते हैं। अब होस्ट का सेल है, कोई भी सेल है, तो वो रेप्लिकेट करेगा। ठीक ना? सेल, लिविंग सेल जिसके अंदर घुसा है वो रेप्लिकेट किया, वो दो बना। लेकिन अब इनका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, इनमें वायरस भी है। ठीक ना? यहाँ पे देखिए वायरस भी है। जितना बार ये सेल रेप्लिकेट करेगा, वायरस अपने साथ लेके जाएगा। ठीक। वायरस अपने साथ लेके जाएगा, लेकिन जब वायरस को ट्रिगर किया जाएगा, जैसे ही ट्रिगर हुआ वो एक्टिव हो जाएगा, जो कि मर्ज डीएनए था वो अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद फिर से यही रेप्लिकेशन शुरू होगा और फिर ब्रस्ट होके बाहर निकल जाएगा। इसको लाइसोजेनिक कहते हैं। जब वो डीएक्टिवेट हो जाता है कुछ, और तो अपना अस्तित्व छुपाने के लिए वो अपना जेनेटिक मटेरियल, वायरसेस अपना जेनेटिक मटेरियल किसी दूसरे जेनेटिक मटेरियल के साथ मर्ज कर लेते हैं। जब तक उनको ट्रिगर ना किया जाए वो ऐसे ही पड़ते हैं और रेप्लिकेट होते रहते हैं उस लिविंग सेल के साथ। जितना बार लिविंग सेल रेप्लिकेट होगा, उस वायरस भी उतना, वायरस का डीएनए भी उतना बार या आरएनए भी उतना बार रेप्लिकेट होगा। और जब ट्रिगर होगा, जितने भी सेल रेप्लिकेट होके बने हैं 14-15, उसके अंदर से फिर वो वही काम शुरू कर देंगे लाइटिक वाले। समझ में आया क्या हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। वर्ड क्या होता है? अब 1971 में डायना साहब देखें कि पोटैटो में कुछ ट्यूबर डिजीज हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले दाग से शुरू होता है। ठीक। दाग से शुरू होता है और उसके बाद पूरा आलू को गला देता है, कुछ ऐसे। ठीक। ये दाग से शुरू हुआ, ये तो बस एक दाग से है, हम लोग काट के हटा देते हैं। हम लोग के आलू में अगर ऐसा कुछ रहता है तो इतना ही। लेकिन अगर ये आलू रहेगा तो आप यूज कीजिएगा, हम तो यूज नहीं करने। ठीक। तो पूरा गला रहता है, तो ये चीज नोटिस किए। अब वो नोटिस किए वायराइड जो है, ठीक, वो वायरसेस से भी छोटा होता है। तो इनको थोड़ा सा टाइम लगा डिस्कवर करने में, लेकिन ये डिस्कवर किए कि ये इन्फेक्शियस एजेंट जो है, ये कुछ ऐसा है जो कि बस फ्री आरएनए है, इसमें ना प्रोटीन का कवर है ना कुछ है, बस फ्री आरएनए है, लेकिन इन्फेक्शन काज कर रहा है। तो इसीलिए
इसको वायरॉइड कहा गया। वायरस जैसा ही लेकिन उससे छोटा, इसीलिए वायरॉइड कहा गया। तो आरएनए जो होता है वायरॉइड का, वो लो मोलिकुलर वेट का होता है, एकदम बहुत, बस आरएनए ही आरएनए घूम रहा है और कुछ नहीं है उसमें, लेकिन वो इन्फेक्शन काज कर रहा है, एक जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शन काज कर रहा है, बस यही है वायरॉइड। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। यही पोटैटो ट्यूबर डिजीज काउज करता है। लाइकेंस के बारे में बात करते हैं। ये एसोसिएशन है किसमें एल्गी में और फंगी में। एल्गी जो है वो फूड प्रिपेयर करता है क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक होता है, और फंगी तो फोटोसिंथेटिक नहीं होता है, तो वो क्या करता है, पानी न्यूट्रिएंट्स एल्गी को देता है, लो भैया बना, हम तुमको घर दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं, तुम खाना बना के हमको दो, बस यही। इस टाइप के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, जहां पे दोनों ऑर्गेनिज्म का फायदा हो रहा है। ठीक। फंगी क्या कर रहा है, शेल्टर दे रहा है और वाटर और मिनरल दे रहा है एल्गी को। एल्गी क्या कर रहा है कि बस खाना बना के फंगी को दे रहा है, दोनों एक दूसरे पे आश्रित होके सरवाइव कर रहे हैं। ठीक। जो एल्गल पार्ट होता है उसको फाइकोबियोन्ट कहते हैं, जो फंगल पार्ट होता है लाइकेन में उसको माइकोबियोन्ट कहते हैं। ठीक ना, कभी कभार पूछ दिया जाता है ये भी। तो एल्गी जो होता है वो बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है पॉल्यूशन का, क्योंकि ये पॉल्यूटेड एरिया में नहीं उगते हैं। एल्गी का हम लोग एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं। ठीक। तो ये हो गया हम लोग का सेकेंड चैप्टर समाप्त यहाँ पे। तो आगे जो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे प्लांटी के बारे में। और अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया, कुछ सजेशन आप देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल, और इसको शेयर करें, लाइक लाइक भी करें वीडियोस को, क्योंकि ये एक टाइप से, मैंने पहले ही बताया था, ये एक टाइप से मोटिवेशनल फैक्टर होता है, जिससे टीचर हमेशा मोटिवेटेड रहता है, कुछ नया कंटेंट लाने के फिराक में फिर रहता है। नहीं तो अगर आप ऐसे ही ठंडा से रिस्पॉन्स दीजिएगा, व्यूज कम आ रहे हैं, तो फिर अल्टीमेटली टीचर फिर फेड अप हो जाता है और छोड़ देता है कि भाई रिस्पॉन्स ही नहीं है तो कब तक सर मारेगा अपना इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक। तो थैंक यू।